जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी लेखपाल मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेखपाल की परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 25 प्रश्न हिंदी, 25 प्रश्न गणित, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 25 प्रश्न ग्राम समाज एवं विकास के। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 हिंदी से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है। सुमोकल, स्वास्थ्य, संकल्प या सहर्ष। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संकल्प। सम प्लस कल्प, तो सम प्लस कल्प। तो संकल्प शब्द हमारा सम उपसर्ग से बना है। अगला प्रश्न है, नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष, दिगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। नीलांबर है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, नया तीसरा शब्द बनाते हैं, वो होता है बहुव्रीहि समास। तो नीलांबर है हमारा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द है। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए कोई एक शब्द है। निरंकुश, कुशाग्र, किशोर या अंशुल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए निरंकुश। जिस पर कोई अंकुश नहीं उसको कहते हैं निरंकुश। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजन, मृत्युंजय। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मृत्युंजय। अगला प्रश्न है, मितवासी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। मितवासी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मितवासी का विपरीत शब्द है वाचाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है। अच्छा, भला, सीधा, 50। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 50। 50 है वो गुणबोधक विशेषण नहीं है, ये संख्यावाचक विशेषण है। 50 है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्त। अगला है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। नीरद, जलद, इला, जीमूत। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इला। इला है वो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। सा, स, सा, रा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी रा। कि ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, वो सा, सा और हा। तो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो हमारा हा इसमें नहीं है, तो रा नहीं है। तो कौन सा व्यंजन नहीं है, रा। और है कौन सा, हा। सा हा 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी साधु का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। और एक प्राण, प्राण शब्द का भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अगला है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मोहन है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति अथवा नाम स्थान का बोध हो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मोहन नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। कृष्ण, धारित्री, मैत्री या अच्छी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए खेती है
वो कृत शब्द का तद्भव रूप है, और धरित्री का है धरती, और मैत्री का है मित्र, और अच्छ है आंख का। ठीक है दोस्त, तो खेती का तद्भव रूप है कृष, और धरित्री का तद्भव रूप है धरती, और मैत्री का है मित्र, और अच्छ का तद्भव रूप है आंख। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में कौन अबकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? अबकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है, लाल, सुंदर, तेज या काला। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, काला। जो काला है वो अबकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में कौन से शब्द में एड़ संधि है? पावक, पित्रादेश, सूर्योदय, तदैव। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पित्रादेश। पित्रादेश में एड़ संधि है, और पावक में है अयाद संधि। पावक में अयाद संधि, और सूर्योदय में है गुण संधि, और तदैव में है वृद्ध संधि। ठीक है दोस्त, तो एड़ संधि पित्रादेश में है, पावक में अयाद संधि, सूर्योदय में है गुण संधि, तदैव में है वृद्ध संधि। इसको याद रखना। अगला है, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रमवाच्य। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में जो वाच्य का रूप प्रयोग हुआ है वो है क्रमवाच्य। अगला है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदीवी कहा है? सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, या मुल्ला दाऊद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदीवी कहा है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। अगला है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? साकार का अपोजिट क्या है? आकार, निराकार, प्रकार, विकार। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, निराकार। तो साकार का विपरीत है निराकार। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत, या क्षण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शाश्वत। क्षणिक का विपरीत शब्द है शाश्वत। इसको याद रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्त, इनको याद रखना। अगला है, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द। तो द्रुत गमन करने वाला कौन है? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसोची। तो इजी क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्रुतगामी। अगला है, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, या लाभ होना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खूब याद करना। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है? महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, या प्रगतवादी विचारधारा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रहस्यवादी श्रृंगार। और महादेवी वर्मा के जो काव्य हैं उनमें रहस्यवादी श्रृंगार प्रधान होते हैं। अगला है, छोटे छोटे ताजमहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्त। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन हैं? रांगे राघव, राजेंद्र यादव, या उपेंद्र नाथ अस्क, या भीष्म साहनी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता हैं राजेंद्र यादव। इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पिछली बार भी परीक्षा में लेखपाल की में पूछा गया था। अगला है, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी होती है, पास की चीज दिखाई ना पड़ना, या दूर की चीज दिखाई ना पड़ना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चिराग से कम रोशनी होती है, अर्थात आवश्यक गुण की कमी होना। चिराग तले अंधेरे का मतलब है आवश्यक गुण की कमी होना।
आवश्यक गुण की कमी होना, तो है चिराग से कम रोशनी होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? रूपक, रूपक है, प्रतीप है, या मानवीकरण है, अनुप्रास है? तो दोस्त जहां वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। यहाँ ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहां एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाव में अलंकार ता वर्ड की आवृत्ति बार बार, तो अनुप्रास अलंकार। अगला है 52 के तौले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? 52 के तौले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 तौले पाव रत्ती देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक हिसाब। 52 के तौले पाव रत्ती, बिल्कुल ठीक हिसाब। और प्रश्न नंबर 25 हिंदी का लास्ट प्रश्न है, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? शेर से खेलना, सीधा होना, या बहुत चालाक होना, या प्रभाव स्थापित करना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ है कि अपना प्रभाव स्थापित करना। 25 प्रश्न हिंदी के कंप्लीट हुए। अब 26 से लेकर 50 तक हैं गणित के प्रश्न, जो कि हम अभी नहीं करेंगे उनको। अब चलते हैं 50 के बाद 51 से सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं प्रश्न नंबर 53 से। 51 52 का प्रश्न दोस्त इसमें कट गया है। प्रश्न नंबर 53 सामान्य ज्ञान। भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एरकाड, वियनाड, कुर्क, या कोयम्बटूर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एरकाड। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त कि भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एरकाड में। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2001 में, 2005 में, 2004 में, 2002 में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एसिटिक एसिड? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में संग्रहित होता है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या मोहम्मद शाह रंगीला? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीला जजिया कर समाप्त करने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष पद के नेता, या स्पीकर? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी विपक्ष के नेता, या स्पीकर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है किसने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए जिद्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? अबुल फजल, फैजी, दाउनी, या इनमें से कोई नहीं? तो अकबर को जिल इलाही जिसका मतलब है खुदा की परछाई, या एवं फर ए इज्जी जिसका मतलब है खुदा से निकलने वाली रोशनी, किसने कहा है?
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अबुल फजल। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिक आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? WTO विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1977 में, 1985 में, 1995 में, 1950 में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1995। अगला है निम्नलिखित में किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पृथ्वी, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट। ठीक है। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत और चीन के संबंध में नरमी लाई थी लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिंह राव या चंद्रशेखर या BP सिंह? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी PV नरसिंह राव। तो PV नरसिंह राव ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर किए और भारत चीन के संबंध में नरमी लाई थी PV सिंह राव ने। ठीक है दोस्त, इसको याद रखना। अगला है 62-63 नंबर। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? आर विले राइट एंड विल्बर राइट, सर फ्रैंक बिटले या माइकल फेराडे या क्रिश्चियन ह्यूजेंस? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आर विले राइट एंड विल्बर राइट। वायुयान का आविष्कार दो राइट भाइयों ने किया था, ये दोनों भाई हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1975 में? आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, वो दोस्त लागू की थी ऑप्शन डी 1975 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। ये पिछली बार भी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था 1975 में। अगला है भारत का सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? डाकघर किस देश में है? भारत, जापान, चीन, फ्रांस? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तुर्की। उर्दू है वो तुर्की भाषा का शब्द है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना या स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यही है अवमूल्यन का अर्थ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। अगला है जिम कॉर्बेट
कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा या हरिद्वार? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नैनीताल। जिम कॉर्बेट, इसको ही जिम कॉर्बेट बोलते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले के स्थित है और ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य नैनीताल जिले में स्थित है। इसको याद रखना। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो अभी इसी वक्त 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। इसको याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है। अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित होगा? 2018 कहाँ आयोजन होगा? इसका आयोजन हो चुका है, तो पूछा जाएगा कहाँ आयोजन हुआ। तो कहाँ हुआ 2018 में? कतर, रूस, ब्राजील या स्पेन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रूस। विश्व कप फुटबॉल 2018 का आयोजन रूस में हुआ है। इसको याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ के दिन देश में कुल कितने खाते खोले गए? 1.5 करोड़, 1.6 करोड़ या 1.4 करोड़ या 1.7 करोड़? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ खाते जनधन योजना के शुभारंभ के दिन देश में कुल खाते खोले गए थे। इसी दिन, शुभारंभ के दिन 1.5 करोड़ खाते पूरे भारत में खुल गए थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चतुर्थ या प्रथम? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहला नंबर आता है राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर है राजस्थान का, इसको याद रखना दोस्त। और दूसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का, और तीसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। इसको याद रखना दोस्त कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा महाराष्ट्र का है। लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसको भी याद रखना कि जनसंख्या में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चौथा स्थान है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में चौथा स्थान है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 73 हो गया। प्रश्न नंबर 74, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के? तो बलुई दोमट, जलोढ़ दोमट या लाल दोमट या लाल व काली मिश्रित? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ दोमट मिट्टी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद लास्ट के 25 प्रश्न 76 नंबर से शुरू हो जाएंगे ग्राम समाज एवं विकास के। तो डाटा प्रोसेसिंग के चरण हैं रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना या क्रमबद्धता या उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डाटा प्रोसेसिंग के ये सभी चरण हैं। ये कंप्यूटर से प्रश्न है दोस्त, कंप्यूटर से। तो अब आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 76 से ग्राम समाज एवं विकास के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5?
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान या बुंदेलखंड। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ी। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में जो सम्मिलित नहीं है वो है नीलगिरी की पहाड़ी। उत्तर प्रदेश के उसमें भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है ये नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 740 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का कितना विस्तार है? तो दोस्त अभी बताया है वो है 240 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट। और दक्षिण से पूरब से पश्चिम, और पूरब से पश्चिम अब ऊपर पड़ा, पूरब से पश्चिम का है 650 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन दिनांक 9 नवंबर 2000 से पूर्व उत्तर प्रदेश का स्वरूप निम्नलिखित में किस दिन अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2020 को। इससे पहले उत्तर प्रदेश का स्वरूप निम्नलिखित में किस दिन अस्तित्व में आया था? 12 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1965 को या 1 नवंबर 1968 को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को ये कटकर इसमें आधा हिस्सा ये बन गया था उत्तराखंड। दक्षिण का भूपठारी भाग इसमें शामिल हो गया था उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, तीन प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इम्फो, क्रिप्को तथा आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है। तो इम्फो, क्रिप्को और आईपीएल के द्वारा जो किसानों के लिए योजना चलाई जा रही है वो योजना कौन सी है? संकट हरण बीमा योजना, बंधक कृषि गारंटी योजना, बंधक ऋण गारंटी योजना या कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना या खाद्यान्न बैंक योजना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संकट हरण योजना। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी भी परीक्षा में इन तीनों में से किसी एक का नाम लेकर पूछा जा सकता है कि इम्फो, क्रिप्को या आईपीएल द्वारा किसानों के सामूहिक सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चल रही है? वो चल रही है संकट हरण बीमा योजना। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई है? जो अन्न भंडारण है जिसे बोलते हैं अगर मील, वहाँ अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई है? 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 10 से कम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 12 से कम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? देहरादून, भोपाल, जबलपुर, नागपुर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भोपाल। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो है भोपाल में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1960, 1964, 1966, 1970 से 1971।
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1960। सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1960 में। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। 1960 सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज, फैजाबाद में या पंतनगर में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी पंतनगर। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या गंगानगर में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जोधपुर। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है वो है जोधपुर में। इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन, अंडा, उर्द या मशरूम? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मशरूम। तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो मशरूम की में पाई जाती है। वैसे प्रोटीन की मात्रा तो सोयाबीन, उर्द, अंडा में भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा है वो पाई जाती है मशरूम में, सोयाबीन से भी ज़्यादा। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? शहतूत उत्पादन, संतरा उत्पादन, मछली उत्पादन या झींगा उत्पादन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है और मछली उत्पादन है वो नीली क्रांति, मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। और संतरा उत्पादन है वो है स्वर्ण क्रांति, स्वर्णिम क्रांति है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति से संतरा उत्पादन है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति का संबंध है संतरा उत्पादन से, और शहतूत उत्पादन है बागवानी क्रांति से। बागवानी क्रांति का संबंध है शहतूत उत्पादन से। इसको याद रखना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तराई के क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है? पीलीभीत, गोरखपुर, सहारनपुर या लखीमपुर खीरी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सहारनपुर। सहारनपुर है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? फरवरी 2004 में, अप्रैल 2004 में, सितंबर 2004 में या नवंबर 2004 में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नवंबर 2004 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसका एक अंश है? भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसका अंश है? वाणिज्यिक बैंक, IDBI, नाबार्ड या सहकारी उधार ढांचा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो भूमि विकास बैंक है वो सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है। इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा, योजना आयोग द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी योजना आयोग द्वारा। तो विजन 2020 प्रपत्र है वो तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, लखनऊ में, बरेली में या मथुरा में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है लखनपुर खीरी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है लखनपुर खीरी। इसको याद रखना कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पर है? लखनपुर खीरी में। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये अभी पढ़ चुके हैं। चौथा स्थान है, प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम। अब इसमें चौथे का विकल्प दिया नहीं है दोस्त, फोर्थ नंबर का विकल्प नहीं है, तो हम इसको करेंगे पंचम। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन डी। वैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है, पर चौथा विकल्प इसमें दिया नहीं है, तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी पंचम। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तृतीय। देश में चावल उत्पादक में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। ठीक है दोस्त, याद रखना, पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का और दूसरा स्थान है झारखंड का। तो चावल उत्पादक में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला है पश्चिम बंगाल का, दूसरा है झारखंड का और तीसरा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया या भारत? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी थाईलैंड। तो सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र है वो है थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। थाईलैंड, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र थाईलैंड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित किस्में प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाले किस फल की है? देसी, नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू। उत्पादित किए जाने वाले किस फल की है? देसी, नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू। सेब, संतरा, केला, मौसमी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संतरा। तो संतरा है वो फल है देसी, नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू की किस्म का संतरा फल है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? कौन सी क्रांति को संज्ञा दी गई है? खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन, समन्वित क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति या राउंड क्रांति? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंद्रधनुषी क्रांति। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उस क्रांति को कौन सी संज्ञा दी गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है, वो संज्ञा प्रदान की गई है इंद्रधनुषी क्रांति की। ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गेहूं, धान, आलू, मक्का? ये इजी क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी धान यानी चावल। तो संसार में चावल का उत्पादक तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है, इसको याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है। चावल या धान एक ही बात है। और ये है लास्ट प्रश्न नंबर 100। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1997 में, 1998 में, 1999 में या 2000 में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2000। सन 2000 में व्यापक फसल बीमा योजना को नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
कर दिया गया था। इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त कि व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2000 में लागू कर दी गई थी। तो दोस्त वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।